बैठिए बैठिए। चलो भाई, हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थे सुबह, और हमने एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस की बातें किया था। ठीक है, एटॉमिक रेडियस हमने बोला था कि कंबाइंड स्टेट में एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है। बॉन्डेड स्टेट में 4 तरह का हमने रेडियस पढ़ा था: कोवैलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और थोड़ा सा आयनिक रेडियस अभी बाकी था। ठीक है, तीनों रेडियस में क्या था? सबसे बड़ी रेडियस क्या थी? वान डेर वाल। उससे छोटी रेडियस क्या थी? मेटालिक। और सबसे छोटी क्या थी? कोवैलेंट। ये बात हमने कर लिया था। और एक बात ये समझ लिया था कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम चलने पर साइज इंक्रीज होता है क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है। इतना सीखा था सुबह। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शन डील करेंगे इसमें, साइज में। स्टार्ट करते हैं उसको। चलिए, अब सारे एक्सेप्शन एक साथ डील करेंगे। बस ये बात दिमाग में सेट करो लेकिन कि जब भी कोई पूछे कि भाई लेफ्ट टू राइट चलने पर पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, बोलोगे साइज डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम चलने पर एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज होता है। ये दिमाग में हमेशा भरे रहो बस। ठीक है, फिर सारे एक्सेप्शन डील करूंगा। चलिए, हम पढ़ रहे थे एटॉमिक रेडियस टॉपिक। बेटा थोड़ा सा बीच से आया हो, थोड़ा सा कम समझेगा, चलेगा ना? कोशिश करना सा समझ में आ जाए। देखो, ये जो एक्सेप्शन होते हैं ना बेटा, यही इनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल देखो, तुम्हारे बोर्ड में क्या आएगा जब तुम वही 11th का एग्जाम दोगे, तो डिफाइन कोवेलेंट रेडियस या तीनों रेडियस में ऑर्डर और ट्रेंड इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी पूछ लेंगे कि बताइए लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्यों होता है, वो एक्सप्लेन कर दीजिए। टॉप टू बॉटम चलने पर नॉर्मल क्वेश्चन तुम्हारे 11th में यही रहेगा। पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे ना बेटा, तो आपके जितने भी एक्सेप्शन होते हैं, मैं यहाँ सारे एक्सेप्शन कवर कर दूंगा जितना चाहे, फिर वो डी ब्लॉक का हो चाहे वो पी ब्लॉक का हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से साइज के सारे एक्सेप्शन देखिएगा। अगर मैं आपसे पहले पीरियड नंबर 1 का एक्सेप्शन कवर करते हैं। देखो, जो आपसे क्वेश्चन गलत होगा मैं तुरंत बता रहा हूँ आपसे। पीरियड नंबर 1, इसमें 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और इधर कहीं पे पी ब्लॉक में आता है हीलियम, बराबर ना? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन और हीलियम का साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो अपने को पता है यार, लेफ्ट, ये क्या है? लेफ्ट टू राइट के एलिमेंट है क्या? और नॉर्मली हमने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो अगर लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन का साइज हीलियम से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये है रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीलियम का साइज बड़ा हो जाता है हाइड्रोजन से। रीजन बता रहा हूं, क्योंकि हीलियम, याद करो सुबह पढ़ाया था, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस में वान डेर वाल रेडियस पाई जाती है, जबकि यहाँ पे कोवैलेंट रेडियस है। तो बताया ना कि मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इनके सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस है, इसकी हाफ डिस्टेंस वान डेर वाल। कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? जहां दोनों एटम एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं, तो इनकी सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस कोवैलेंट रेडियस। तो आप खुद बताओ कौन सी रेडियस बड़ी नजर आ रही है? वान डेर वाल। वान डेर वाल रेडियस बड़ी है, कोवैलेंट रेडियस क्या है? छोटी है। तो क्योंकि इनर्ट गैस में बेटा क्या होता है, मॉलिक्यूल जो एटम्स होते हैं आपस में कोवैलेंट बॉन्ड तो बनाते नहीं है, इसका मतलब वो दूर दूर ही होंगे। तो वहां पे कौन सी रेडियस पाई जाएगी? वान डेर वाल। और वान डेर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस। तो हीलियम क्या है? इनर्ट गैस है क्या? तो हीलियम में कौन सी रेडियस होगी? वान डेर वाल। यानी हीलियम के अंदर होती है वान डेर वाल रेडियस, और हाइड्रोजन के अंदर होगा कोवैलेंट रेडियस। और हम जानते हैं वान डेर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस, इसीलिए साइज ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ हाइड्रोजन। ये पहला एक्सेप्शन कवर हुआ। बात समझा ना? तो ध्यान रखना, आपको सिंपल सा शॉर्टकट देता हूं कि किसी भी पीरियड में अगर मान लो आपको साइज पूछे, ठीक है, किसी भी पीरियड में, भाई हर पीरियड में कोई ना कोई तो इनर्ट गैस है। फर्स्ट पीरियड में
हीलियम है, सेकंड पीरियड में नियॉन है, थर्ड पीरियड में आर्गन है, फोर्थ पीरियड में क्रिप्टन है, फिफ्थ पीरियड में रेडॉन है, जेनॉन है, और सिक्स्थ पीरियड में रेडॉन है। बराबर। तो बेटा हर पीरियड में इनर्ट गैस की रेडियस बाकी सब एलिमेंट से ज्यादा होती है, समझा ना, क्योंकि बाकी सब एलिमेंट में कोवैलेंट रेडियस मिलेगी, जबकि इनर्ट गैस में वान डेर वाल रेडियस। जैसे मैं, चलो ये तो पीरियड नंबर 1 था, ठीक है। अगर मैं पीरियड नंबर 2 की बात करूं, बात समझिएगा, जैसे अगर मैं पीरियड नंबर 2 की बात करूं, पीरियड नंबर 2, इसमें एलिमेंट होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। बराबर। क्या ये नियॉन इनर्ट गैस है? और इनर्ट गैस में कौन सी रेडियस होती है? वान डेर वाल। यानी इन सबसे बड़ी रेडियस इनकी होगी। नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर आप गड़बड़ करोगे, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज होता है, आपको लगेगा यार इसका साइज तो सबसे छोटा होना चाहिए, तो सबसे राइट में है नियॉन। जबकि नियॉन में कौन सा, इन सब में कौन सी रेडियस पाई जाएगी? कोवैलेंट रेडियस। और यहाँ पे क्या होगा? वॉल रेडियस। और हम जानते हैं वान डेर वाल रेडियस कोवैलेंट रेडियस से बड़ी होती है। यानी सबसे, अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ये कर लिया सबसे बड़ा। और आपको अब यहां से यहां तक चलने में साइज घटेगा, यहां से यहां तक साइज घटेगा, तो नियॉन के बाद क्या लिथियम आएगा? तो बस हो गया। अब लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ये ऑर्डर हो गया साइज का। आपको क्या करेगा, जैसे मैं पूरा बता रहा हूं, वो 1 2 3 4 चार एलिमेंट को देके साइज का ऑर्डर पूछ लेगा। तो हर पीरियड में जो होता है इनर्ट गैस का साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वहां पे वान डेर वाल रेडियस पाई जाती है। बताओ, बात बिल्कुल समझ में आ रही है? ऐसे सेम बेटा थर्ड पीरियड में भी होगा। पीरियड नंबर 3 की बात करूं तो वहां पे देखो, लिथियम के नीचे होता है क्या? सोडियम। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, क्लोरीन और यहाँ पे आर्गन। ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो अगर एक्सपेक्टेड ऑर्डर देखूं तो आर्गन की सबसे कम होनी चाहिए। फिर भाई लेफ्ट टू राइट चले, अगर साइज डिक्रीज हो रहा है, सबसे बड़ा साइज इसका, फिर इसका, फिर इसका, करते करते सबसे छोटा क्या होगा? आर्गन। लेकिन अपने को पता है कि यहां से यहां तक वाले एलिमेंट में कौन सी रेडियस? कोवैलेंट रेडियस। और इनर्ट गैस में कौन सी रेडियस? और हमने आज ही सीखा कि वान डेर वाल रेडियस कोवैलेंट रेडियस से क्या होती है? बड़ी होती है। इसका सबसे बड़ा साइज तो किसका हो गया? आर्गन। अब उसके बाद पता है यहां से यहां तक साइज घटेगा, उसका आर्गन से छोटा साइज सोडियम का होगा फिर। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद लगा दिया मैं सोडियम, फिर क्या बेटा? मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। यानी सीधा सा लॉजिक है कि हर पीरियड में इनर्ट गैस का साइज रेडियस सबसे बड़ा, उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया क्या? इतने में किसी को डाउट तो नहीं है? अब पीरियड नंबर 4 में भी यही चीज चलेगा, ठीक है। बट पीरियड नंबर 4 से क्वेश्चन आता ही नहीं, या तो पीरियड 1 से पूछेंगे या 2 से पूछेंगे, बहुत ज्यादा उड़ेंगे तो 3 से पूछेंगे, तो फोर्थ में आ जाएगा डी ब्लॉक, वहां पे अलग वेरिएशन होगा। तो बस साथ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब हर काम क्या करना है तुमको कि हर पीरियड में 1 से लेकर 3। अब बता दो सर फोर्थ क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? क्योंकि फोर्थ को अलग से पढ़ाने जा रहा हूँ, वहां डी ब्लॉक आ जाएगा, उसमें अलग ही साइज का फैक्टर चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 या 2 या 3, 99.9% चांस है कि साइज जब पूछते हैं तो पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 आईआईटी और नीट का सबसे फेवरेट पीरियड है, ठीक है। वो वहीं से सारे क्वेश्चन उठा के लेते हैं। समझ में आ रहा है? आइए अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे डी ब्लॉक में, देखो फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक आ गया क्या? अब मैं डी ब्लॉक का एक्सेप्शन डील करने चल रहा हूं। डी ब्लॉक, ठीक है। मैं बेटा क्या, आपको पता है कि डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के 4 पीरियड में रखे गए हैं। पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7। तो जो ऑर्डर मैं पीरियड नंबर 4 के लिए बताऊंगा लेफ्ट टू राइट, वही पीरियड नंबर 5 के डी ब्लॉक पे अप्लाई हो जाएगा, वही पीरियड नंबर 6 पे भी अप्लाई हो जाएगा। और 7 के लिए तो कभी क्वेश्चन पूछेंगे, या तो 3D या तो 4D सीरीज पूछते हैं। तो अब देखिए मैं अगर बात करूं, बहुत ध्यान समझिएगा, डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। बराबर। इन्हीं ग्रुप में डी ब्लॉक रखे गए हैं। और पहला जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है। ये मान लीजिए पीरियड का नंबर है, पीरियड नंबर 4। तो मैं फोर्थ पीरियड में रखे डी ब्लॉक के लिए साइज बता दूं, वही तुम अप्लाई कर लेना
पीरियड नंबर 5 वाले डी ब्लॉक के लिए पीरियड नंबर 6। ठीक है, चलिए सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे 21 स्कैंडियम होगा, बराबर। देखिएगा वहां पे पीरियड 22 टाइटेनियम, 23 वैनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर और 30 आपका, बराबर। तो एक बात बताओ जरा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा कि नॉर्मल क्या ये भी लेफ्ट टू राइट के एलिमेंट है? भाई आप देखो ऐसा ही तो रखा गया होगा पीरियड टेबल में ये, तो नॉर्मल क्या ट्रेंड, अगर एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होगा, जो आप नॉर्मल ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में, नॉर्मल होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिससे साइज कम होता है, बराबर। इसका मतलब एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होगा सबसे बड़ा साइज किसका होगा? स्कैंडियम, उससे छोटा टाइटेनियम, उससे छोटा वैनेडियम, इससे छोटा क्रोमियम, उससे छोटा मैग्नीज, उससे छोटा आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, फिर जिंक। ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये ऑर्डर आता नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन है यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या होता है बेटा, डी ब्लॉक में क्या होता है, बड़ा अजीब सा वेरिएशन देखने को मिलता है, बड़े अप एंड डाउन होते हैं यहाँ पे। जब आप स्कैंडियम से लेके वैनेडियम तक चलते हो, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज होना क्या चाहिए? डिक्रीज। तो साइज डिक्रीज करता है, जो होना चाहिए था वही होता है, ठीक है। लेकिन क्रोमियम से लेके आपका कोबाल्ट तक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। फिर निकल से लेके जिंक तक चलने पर साइज अचानक से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कितना खतरनाक एक्सेप्शन, बात समझा क्या? यानी नॉर्मल क्या होना चाहिए था, सिर्फ घटना चाहिए था, लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज होना चाहिए। बट डी ब्लॉक में क्या है, शुरू में यानी ग्रुप नंबर 3 से 5 तक जब चले तो साइज डिक्रीज हुआ, 6 से आपका 6 से लेके आपका 9 तक यानी क्रोमियम टू कोबाल्ट क्या हुआ, साइज कांस्टेंट हो गया। फिर उसके बाद अचानक से साइज लास्ट में बढ़ गया, जबकि लेफ्ट टू राइट घटना चाहिए था, देखो वहां बढ़ रहा है, ठीक है ना एक्सेप्शन। अब बात इसका रीजन क्या है, जरा सुनो। एक्चुअली होता क्या है बेटा, बहुत ध्यान से, सुबह मैंने एक बात बताई थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, बराबर। मैंने बोला था कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देते हैं, इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, बराबर। रिपल्शन ऑफर्ड बाय इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा रिपल्शन देंगे, ये सेल उसको ज्यादा दूर चली जाएगी न्यूक्लियस से रिपल्शन पाके। जब न्यूक्लियस से रिपल्शन पाके ये सेल दूर गए, जिसके इलेक्ट्रॉन दूर गए, और न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी की डिस्टेंस क्या, रेडियस कहलाती है। इसका मतलब अगर स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, स्क्रीनिंग का मतलब रिपल्शन ज्यादा दिया जाएगा, तो क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। और अगर स्क्रीनिंग कम हुई, रिपल्शन कम मिला, तो क्या होगा, अगर रिपल्शन कम मिलेगा तो न्यूक्लियस से करीब होगी ये सेल, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा और साइज को कम कर देगा। इतनी बात सुबह समझाया था। स्क्रीनिंग का मतलब होता है धक्का मारना, ठीक है। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या हो जाता है, रिपेल हो जाते हैं, थोड़ा दूर चले जाते हैं। जब दूर चले जाते हैं, आपको पता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ही तो साइज कहलाती थी एटम की। तो अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेंगे तो ये सेल थोड़ा और दूर चली जाएगी। जब दूर चली जाएगी तो लास्ट सेल ये नहीं, लास्ट सेल ये हो गई, तो क्या रेडियस बढ़ गया। इसका मतलब बताता है स्क्रीनिंग से क्या होता है, साइज बढ़ता है। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगी उतना ज्यादा साइज होगा, स्क्रीनिंग जितना ज्यादा होगी उतना अच्छा साइज होगा, उतना बड़ा साइज होगा। और स्क्रीनिंग का ऑर्डर बताया था कि सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग डेवलप करते हैं एस इलेक्ट्रॉन्स, बताया था सुबह, एस इलेक्ट्रॉन, फिर पी इलेक्ट्रॉन, फिर डी इलेक्ट्रॉन और फिर एफ। यानी अगर ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एस इलेक्ट्रॉन है तो बहुत ज्यादा रिपल्शन देंगे, अगर वो पी इलेक्ट्रॉन है उससे कम रिपल्शन इसको मिलेगा। डी और एफ इलेक्ट्रॉनों की स्क्रीनिंग बहुत ही पुअर होती है, वो बहुत ज्यादा रिपल्शन नहीं देते। इसका मतलब बताओ कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन के पहले अंदर अगर डी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या उसकी स्क्रीनिंग अच्छी होगी क्या? अगर उसकी स्क्रीनिंग अच्छी नहीं होगी, यहाँ वहां जो स्क्रीन डेवलप करेगा वो अच्छी डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, स्क्रीन का मतलब पर्दा है, समझो कि पर्दा बना रहा है नीचे, न्यूक्लियस और किस इलेक्ट्रॉन के बीच पर्दे का काम कर रहा है। तो एस इलेक्ट्रॉनों का पर्दा बहुत डेंस होता है, ठीक है। तो अगर पर्दा बहुत ही डेंस होगा
तो क्या ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को देख पाएगा? नहीं। और अगर पर्दा ऐसा हुआ जिसमें आर पार दिख रहा है, तब तो अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एस इलेक्ट्रॉनों की जो स्क्रीनिंग होती है वो मैक्सिमम वो ऐसा स्क्रीन कर देते हैं, यानी इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से स्क्रीन कर दिए, जिससे न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पा रहा है। देख नहीं पाएगा तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ डी या एफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका पर्दा ऐसा है कि बाहर का दिख रहा है सब कुछ, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके साइज को घटा भी सकता है। समझ में आया क्या? तो इसी लॉजिक को मैं यहां लगाऊंगा, बहुत ध्यान समझना स्क्रीनिंग का। देखो मैंने क्या बोला, स्कैंडियम टू वेनेडियम चलने पर साइज घटना ही चाहिए था, लेकिन क्रोमियम टू कोबाल्ट चलने पर साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर निकल से जिंक तक साइज अचानक से बढ़ गया। तो क्या हो रहा है, बहुत ध्यान समझो। स्कैंडियम के अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं बेटा, तो इसके न्यूक्लियस में 21 प्रोटॉन होंगे, यानी 21 का न्यूक्लियर चार्ज। इसके न्यूक्लियस में 22 प्रोटॉन होंगे, इसके न्यूक्लियस में 23 प्रोटॉन होंगे, इसके न्यूक्लियस में 24 प्रोटॉन, इसमें 25 प्रोटॉन, इसमें 26 प्रोटॉन, इसके न्यूक्लियस में 27 प्रोटॉन, इसके न्यूक्लियस में 28 प्रोटॉन, इसमें 29 प्रोटॉन और इसमें 30 प्रोटॉन। बराबर? इसका क्या लगातार न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है? अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और साइज क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे दिख रहा है, इसको समझना है अपने को। एक बात समझो, मैं एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा लिख देता हूं। अगर मैं 21 स्कैंडियम की बात करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s। 3d से पहले 4s भरा जाता है, तो 18, 2, 20 और 21, यही होगा 3d1 4s2, 3d1 4s2। ठीक है, 3d1 4s2। तो एक बात समझो, इसका मतलब अगर स्कैंडियम की मैं बात बोलूं, बहुत ध्यान से ये समझना, ये रहा स्कैंडियम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? 21। तो प्लस 21 का पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। बैलेंस सेल कौन सा है? फोर्थ वाला। ये है 4s2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है? D1, D में 1 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन। बराबर? ठीक है, थर्ड सेल में ही ना, थर्ड सेल में S के 2, P के 6 और D के 1, और अंदर की सेल में देखो S के 2, P के 6 और ये S के 2। ठीक है, इससे मतलब नहीं है इसका। जैसे मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम चलूंगा, क्या न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा? बराबर? तो अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन 3d2 में आएगा, क्योंकि 3d से पहले 4s भरा जाता है ना। तो अगर 21 इलेक्ट्रॉन था, देखो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 1, 21, n+l रूल बताया था ना पिछले लेक्चर में आपको, कि पहले 3d से पहले 4s भरा जाता है। तो 18 के बाद हमने 20, फिर 1, 21, क्योंकि s में हम 2 ही भर सकते हैं। तो अगर मुझे 22 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 18, 2, 20 और 2, 22। तो यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा? 3d2, इसके लिए क्या हो जाएगा? 3d3, इसके लिए क्या हो जाएगा? 3d4, नॉर्मल बता रहा हूं, एक्सेप्शन है हमको, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10। बराबर? एक एक करके भरेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब जैसे मैं किस डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट चलूंगा, स्कैंडियम टू टाइटेनियम चलूंगा, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जो साइज को कम करना चाह रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ अंदर एक डी इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेगा, तो स्क्रीनिंग भी तो बढ़ रही है यहाँ पे। बात समझो ना, रिपल्सन देने वाला एक नया मेंबर भी तो आ रहा है। भाई अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आता तो मैं कुछ ना बोलता, चलो जाने दो, मैं स्क्रीनिंग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं। तो जब तुम स्कैंडियम से टाइटेनियम चले तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ा। प्रोटॉन का बढ़ना क्या? इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच के साइज को घटाना चाह रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घटना चाह रही थी, बट साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ गया, और वो इलेक्ट्रॉन यहां ना आके अंदर वाली सेल में आया। तो क्या अब वो इलेक्ट्रॉन भी इसको धक्का नहीं मारेगा? यानी साथ में स्क्रीनिंग भी हो रही है, और स्क्रीनिंग से क्या होता है? साइज बढ़ता है। यानी यहाँ दो फैक्टर एक साथ गेम खेल रहे हैं। क्या? जैसे जैसे तुम लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जो साइज को घटाना चाह रहा है। और साथ ही साथ पेनल्टीमेट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं। पहले D1 था, अब यहाँ D2, फिर यहाँ D3, फिर D4। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का भी तो मारेंगे। ठीक है, यही जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था वो यहाँ बढ़ता तो शायद मैं स्क्रीनिंग की बात ना करता। ठीक है, लेकिन वो अंदर वाली सेल में आ रहा है, और हमने कहा था रिपल्सन ऑफर्ड बाय इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो वो जो नया इलेक्ट्रॉन एक बढ़ रहा है वो यहाँ ना आके कहाँ रहा है? थर्ड सेल में, वो भी तो उसको धक्का मारना स्टार्ट करेगा, यानी स्क्रीनिंग करेगा।
तो यहाँ पे दोनों फैक्टर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ रहा है जो साइज को घटाने का प्रयास कर रहा है, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन आ कहाँ रहा है, पेनल्टीमेट सेल, और वो बाहर वाले को धक्का भी मार रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो साइज घटाने का भी रीजन है यहाँ पे और बढ़ाने का भी रीजन है। अब अल्टीमेटली जो देखा गया उसके हिसाब से आंसर करेंगे। भैया स्कैंडियम से वैनेडियम चलने पर साइज घटा, तो हो तो यहाँ दोनों चीज रहा है, न्यूक्लियर चार्ज साइज घटा रहा होगा, स्क्रीनिंग बढ़ा रहा होगा। बट अगर साइज घटी है तो जीत किसकी हुई होगी, न्यूक्लियर चार्ज की। जो जीता वही सिकंदर। बात समझा क्या, लड़ाई दोनों में चल रही थी, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा, एक एक प्रोटॉन बढ़ा जो साइज को घटाने का प्रयास कर रहा था, साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा जो रिपल्सन मार के साइज बढ़ाना चाह रहा था, बट साइज अल्टीमेटली क्या दिखी, घटती दिखी। इसका मतलब पक्की बात, न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डोमिनेट कर गया होगा, इसलिए साइज घटा। समझा क्या, इसका मतलब यहां से यहां तक क्या होगा बेटा कि न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटेड ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। हो दोनों रहे बट जीत कौन गया, न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि डी में अभी इलेक्ट्रॉन्स कम थे। मुझे पता है डी की स्क्रीनिंग पावर बहुत अच्छी नहीं है, और पहली बात क्या, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कम है। डी वैसे ही बहुत गंदा स्क्रीनिंग करता है, ठीक है, और उसमें भी नंबर भी इलेक्ट्रॉन के कम है डी में, इसलिए स्क्रीनिंग उतना ज्यादा उसको हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अच्छा, अब क्रोमियम से लेके कोबाल्ट तक साइज क्या हुआ, कांस्टेंट। अब खुद बताओ हुआ क्या होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा होगा उतना ही स्क्रीनिंग हो गई होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जितना साइज कम हुआ, स्क्रीनिंग से उतना ही साइज बढ़ गया, इसलिए साइज कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इज काउंटर बैलेंस्ड बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट। बात समझा ना, इसलिए साइज क्या हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। जितना न्यूक्लियर चार्ज ने बढ़ के साइज को कम किया उतना ही स्क्रीनिंग बढ़ के साइज को बढ़ा दिया, तो साइज ऑलमोस्ट क्या हो गया, कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो डी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बहुत बढ़ चुके हैं। अब इसका मतलब अब यहाँ पे साइज इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब नो डाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट ओवर न्यूक्लियर चार्ज। अब वहां स्क्रीनिंग लास्ट में बढ़ गई, क्योंकि अब 8 9 10 इलेक्ट्रॉन में डी की ताकत क्या होगी, बहुत ज्यादा। नो डाउट डी की पूरी स्क्रीनिंग होती है, जब डी में 10 10 इलेक्ट्रॉन आ गए 8 8, तो भाई 8 कमजोर मिलके भी क्या कर सकते हैं, एक को मार सकते हैं। बात समझा क्या, तो बस वही हो गया, जब 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो स्क्रीनिंग पावर डी की न्यूक्लियर चार्ज पे डोमिनेट कर गई और साइज क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझा क्या, तो यही क्वेश्चन पूछेंगे कि अप टू द मिडिल क्या होता है, आपका साइज डिक्रीज होता है, मिडिल में साइज कांस्टेंट, लास्ट में क्यों बढ़ता है, उसका रीजन होता है कि भैया ट्रांजिशन एलिमेंट में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, देखो मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो, ट्रांजिशन एलिमेंट में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नो डाउट एक एलिमेंट आगे बढ़ने पे न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, जो साइज को 4s2 इलेक्ट्रॉन को खींच के साइज को घटाने का प्रयास करता है। लेकिन साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, और वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट सेल में ना आके पेनल्टीमेट सेल में आता है, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं। इसका जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो रिपल्शन कॉज कर रहा है, इसका मतलब स्क्रीनिंग भी कर रहा है, यानी यहाँ पे साइज बढ़ाने का भी एक विशेष कारण है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि भाई साइज शुरुआत में घटा, इसका मतलब हो तो दोनों रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ के साइज को कम करना चाह रहा है, स्क्रीनिंग साइज को बढ़ाना चाह रहा है, बट अगर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या देखने को मिला, साइज घटा। इसका पक्की बात, न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेटेड ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसलिए साइज क्या हो गया, घट गया। बीच में देखा साइज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ उतना ही स्क्रीनिंग भी हो गई। न्यूक्लियर चार्ज ने जितना साइज को घटाया, स्क्रीनिंग ने उतना ही साइज को बढ़ा दिया, इसलिए साइज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और एंड ऑफ द सीरीज साइज फिर बढ़ गई, इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेटेड ओवर न्यूक्लियर चार्ज। बताओ पहले रीजन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या पूछते हैं, ये तो कारण था, कारण तो आपको मैंने समझा दिया। अब इस सीरीज का आपसे, यही सीरीज का पूछते भी हैं, इस सीरीज में बोलेंगे इन 10 एलिमेंट के साइज का करेक्ट ऑर्डर क्या है। भाई अभी तो तुमने क्या सीखा, ये घटा, ये कांस्टेंट, वो बढ़ा, पर तुम्हें नहीं पता कि साइज का करेक्ट ऑर्डर क्या है। ये तुमने रीजन सीखा, रीजनिंग आ गई तुमको कि ऐसा होता क्यों है, पर तुमसे पूछेंगे इसका साइज का करेक्ट ऑर्डर क्या है। उसके लिए सुन लो क्या होगा, आपका सबसे बड़ा साइज स्कैंडियम का, फिर टाइटेनियम का, फिर आता है जिंक का, ठीक है, फिर वैनेडियम का, इधर फिर आपका कोबाल्ट, इधर निकेल, ठीक है। पहले ये ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद करोगे, क्योंकि गड़बड़ हो जाओगे। अब इसको अरेंज करना है साइज के ऑर्डर में, तो मैं कैसे बोल रहा हूं इसका, मैं अगर इसको एक शॉर्टकट बनाऊं कि सबसे स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर जिंक, फिर वैनेडियम, तो मैं इसको बोल रहा हूं स्कूटी में जिंक वैसे कोई नहीं, स्कूटी में जिंक वैसे कोई नहीं, ये टर्म याद करना पड़ेगा आपको, स्कूटी में जिंक वैसे कोई नहीं, ये याद करोगे। स्कूटी SCOT,
जिंक वैसे कोई नहीं, कितना कर लिया, स्कूटी में जिंक वैसे कोई नहीं। अब जो बच गया है उसको इक्वल टू करके यहाँ बीच में भर डालो बस। कौन बचा है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ तक करेगा, क्रोमियम बचा, इक्वल टू मैग्नीज इक्वल टू आयरन, ठीक है, बस यही हो गया ना, और इक्वल टू कॉपर, बराबर, यही बचे हैं। ये करेक्ट ऑर्डर होता है साइज का, समझा ना, ये याद रहेगा तब आपको 4 नंबर मिलेगा। स्कूटी में जिंक वैसे कोई नहीं पहले लिखा मैंने, ठीक है, और बीच में जो बच गया उनको इक्वल टू का साइन लगा के रख दिया, क्योंकि साइज कांस्टेंट भी तो रहती है कहीं ना कहीं। ये फाइनल ऑर्डर जो ऑब्जर्व ऑर्डर जो देखा गया है वो है, ये बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा। और याद करने का तरीका क्या है, स्कूटी में जिंक वैसे कोई नहीं, पहले इतना सेट कर लो, जितना बचा उसको इक्वल टू का साइन लगा के बीच में डाल दो, ठीक है। अब वो क्या करेगा आपसे, कैसे कर, आपको स्कैंडियम दे देगा, जिंक दे देगा, बहुत ध्यान समझना, स्कैंडियम दे देगा, जिंक दे देगा, वैनेडियम दे देगा, बोलेगा साइज का ऑर्डर, तुम गलती कर जाओगे, तुम्हें क्या लगेगा लास्ट में साइज बढ़ता है, तुम कहोगे सर जिंक की साइज तो बड़ी होगी, बराबर ना। आपको ये जो है ये देखा गया ऑर्डर है, यही आपको याद करना है, इसलिए इसका एक ट्रिक बता दिया, स्कूटी में जिंक वैसे कोई नहीं, और जो बच गया उसको इक्वल टू का साइन लगा के बीच में भर दो, ठीक है। ये एग्जैक्ट आपका जो है साइज का करेक्ट ऑर्डर है 3D सीरीज में, और आपसे 4D 5D 6D में कभी पूछता ही, जब पूछेगा तो आपको 3D सीरीज पूछता है, तो 3D हमने बता दिया। 4D में भी एग्जैक्ट सेम ऑर्डर आएगा, 4D में भी क्या होगा, एग्जैक्ट सेम ऑर्डर आएगा, जो शुरू के 3 एलिमेंट होंगे, स्कैंडियम, टिटेनियम, फिर लास्ट वाला वहां पे क्या हो जाएगा, जिंक, कैडमियम, वहां हो जाएगा कैडमियम, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, वहां पे वैनेडियम नहीं आएगा, वहां पे यहाँ पे सिर्फ नियोबियम, उसके बाद फिर बीच का सब भर दो। बट वो कभी आज तक पूछा नहीं गया है, जो पूछा जाता है वो 3D सीरीज उनकी फेवरेट होती है, कि 3D सीरीज से साइज पूछते हैं। तो ये था रीजनिंग वाला क्वेश्चन कि क्यों हुआ। आप बोला कि भाई ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा, तो अगर देखो तुम लाख रीजनिंग जान जाओ, बट क्या उस रीजनिंग से तुम ये साइज निकाल सकते थे क्या, कि पहले घटा फिर कांस्टेंट हुआ फिर बढ़ा, ठीक है, तो तुम्हें क्या पता कितना घटा कितना बढ़ा, ठीक है, तो फाइनल सबका रेडियस निकाला गया होगा एक्सपेरिमेंटल, तो ये ऑर्डर आया, बात समझा। तो अपन इसको बिल्कुल याद रखना, स्कूटी में जिंक वैसे कोई नहीं, और जो एलिमेंट बच जाए उसको बीच में लिख के भर दो, इक्वल टू का साइन लगा के रख दो। कोई डाउट है किसी को, बताओ क्या पे, कहाँ पे, देखो वैनेडियम पहले इतना तुम रखो, यहाँ पे रख दो, इसके बाद क्या, यहाँ तो देखो, इसके बाद क्या, वैनेडियम और क्रोमियम की अगर बात करूं तो क्रोमियम का साइज क्या होगा, आप देखो क्रोमियम यहाँ है, ये कांस्टेंट होगा, वैनेडियम से छोटा ही होगा क्रोमियम, वैनेडियम से छोटा होगा क्रोमियम। आपको बता रहा हूं ना, आपको मैंने इतना लिख दिया बेटा, इतना बड़ा साइज पूछता ही नहीं है, मैं क्या बोला, मैं इतना बताया, वो 3 या 4 को उठाएगा, वो 3 या 4, सोचो अगर इतना बड़ा उसके पास ऑप्शन बनाएगा, वो क्या करते हैं, A4 साइज का पेपर होता है एग्जाम में, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है, और इसका अगर इतना बड़ा बड़ा आंसर उनको बनाना हुआ तो कैसे होगा, जो जहां पे 2 क्वेश्चन आता है वहां उनको 1 क्वेश्चन डालना पड़ेगा, ठीक है, तो वो लोग तुमसे ज्यादा कंजूस होते हैं एग्जाम वाले, तो पूरा नहीं पूछेंगे, वो क्या करेंगे, इसमें से 4, इसमें से 3 उठा उठा तुमसे पूछ लेंगे, या हो सकता है क्रोमियम मैग्नीज आयरन ही पूछ लिए, ठीक है, अब 4 ऑप्शन बनाए, क्रोमियम ग्रेटर देन मैग्नीज ग्रेटर देन आयरन, क्रोमियम लेस देन मैग्नीज लेस देन आयरन, क्रोमियम मैग्नीज आयरन इक्वल टू का साइन लगा के दे दिया, बस ठोक दो इक्वल टू का, समझा क्या, 3 या 4 एलिमेंट उठा के पूछेंगे, मैं पूरे पीरियड का बताऊंगा, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तुमसे जो 3-4 पूछेंगे, पहले तुम इसको रफ बुक में लिख लोगे वहां पे, फिर जो 3 पूछेगा उसको यहां से सेट करके बना दोगे, बात समझा क्या, इतना बड़ा नहीं पूछेंगे तुमसे कभी, पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करो तब समझ में आएगा, समझा। यहाँ बैठे बैठे क्वेश्चन मन में बनाते हो ना, वैसे नहीं होता, इतने में कोई डाउट तो नहीं है, हाँ बोलो, सब लिखा है, सब लिखा है यहाँ पे, क्या रीजनिंग क्या है बेटा, कि जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम स्कैंडियम टू वैनेडियम तक चलते हैं, तो साइज, भाई बेटा प्लीज बात करो, साइज डिक्रीज होता है, देखो आपको पता है यहाँ पे डी ब्लॉक में जब तुम लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग भी बढ़ रही है। स्क्रीनिंग इसलिए बढ़ रही है कि डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट में न जाके कहाँ आ रहे हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां लास्ट इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट में आएंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे तुम एक एक एलिमेंट आगे चल रहे हो तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ रहा है जो साइज को कम करना चाह रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो सबसे बाहर वाली शेल में ना आके कहाँ आ रहा है, पेनल्टीमेट में, वो भी धक्का मारना स्टार्ट कर देगा ना 4s को, जिससे क्या साइज बढ़ना भी चाहेगा। तो इसीलिए क्या है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज साइज को बढ़ाना घटाना चाह रहा है
और जो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो अल्टीमेट में अगर ऐड होता तो मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पढ़ाता ही नहीं। वो कहाँ आ रहा है? पेनल्टीमेट, क्योंकि अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले धक्का मारते हैं। तो जैसे जैसे एक एक एलिमेंट आगे तुम चल रहे हो, न्यूक्लियस में क्या बढ़ा? एक एक प्रोटॉन, जो साइज को क्या कराना चाह रहा है? घटाना। और एक इलेक्ट्रॉन भी तो ऐड हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट में ना जाके और वो फिर क्या स्टार्ट कर देगा? धक्का मारना, स्क्रीनिंग भी क्रिएट कर देगा। तो दोनों फैक्टर एक दूसरे में आपस में लड़ाई होगी। स्क्रीनिंग और न्यूक्लियर चार्ज में जो जीतेगा उसी से डिसाइड होगा कि क्या होगा साइज का। तो हमने जब देखा कि नॉर्मल, जब आपको दिखाई दिया पीरियोडिक टेबल, भाई स्कैंडियम टू वैनेडियम चल रहा हूं तो साइज घट रहा है, तो ऐसा तो है नहीं सर स्कैंडियम टू वैनेडियम में केवल न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है, सर इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड हो रहा है, ऐसा होगा नहीं। एक एक इलेक्ट्रॉन तो पेनल्टीमेट सेल में यहां भी आ रहे हैं ना। बट इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ा, स्क्रीनिंग कम बढ़ी, तो डोमिनेट कौन कर गया? न्यूक्लियर चार्ज। मिडिल ऑफ द सीरीज में साइज क्या हो गया? कांस्टेंट। इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ और एक एक प्रोटॉन बढ़ा, तो प्रोटॉनों ने का जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा उतनी स्क्रीनिंग भी हो गई। तो न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग अगर बराबर हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और लास्ट में अचानक से साइज का बढ़ना क्या बोल रहा है? इसका मतलब स्क्रीनिंग ज्यादा हो गई न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में, इसीलिए साइज क्या हुआ? बढ़ गया। समझा? ये आपको यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख के दिया है, इतना एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये तुम 12th में DNF ब्लॉक में तुम फिर से पढ़ोगे ये चीज, मैं इसको यहीं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये ऑर्डर याद रखना है, स्कूटी में जिंक वैसे कोई नहीं। चलिए, सेम ऑर्डर 4D सीरीज में भी होगा और 5D सीरीज में भी होगा। अब चलिए, अब डी ब्लॉक में ये तो था पीरियड में एक्सेप्शन। बात बेटा इत्मीनान से सुनो, ये था आपका पीरियड में एक्सेप्शन। अब डी ब्लॉक में बेटा ग्रुप में भी एक्सेप्शन होता है, ठीक है। जरा उसको अब डील करते हैं। देखिए, डी ब्लॉक की अगर ग्रुप की बात करूं बेटा, ग्रुप में भी क्या होता है? एक्सेप्शन। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ एक नया टर्म आएगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसको समझने का प्रयास करिए। सब कुछ तुम्हारे लिए नया है, इसलिए दिमाग तुम्हारा यही होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम 10th में सब उखाड़ के आए हो, हाँ, कुछ भी पढ़ के नहीं आए हो। यहाँ सब तुम्हारे लिए क्या है? नया है। तुम्हारा दिमाग यही होना चाहिए, मजे लेने मत बैठो। यहाँ 3, 4, 5, 6, ठीक है। आगे भी कंटिन्यू वही होगा, मैं पूरा नहीं भरूंगा। अब देखो यहाँ पे 4th पीरियड आराम समझो बेटा, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड, ठीक है। अपन लोग को साइज यहीं तक पूछते हैं, 6 पीरियड तक ही पूछेंगे, 7th में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 21 स्कैंडियम है, यहाँ पे 39 एट्रियम होगा, यहाँ पे 57 लैंथेनम, यहाँ पे 89 एक्टिनियम। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है उनका इंटरेस्ट ही नहीं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आता ही नहीं भैया यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। उनका इंटरेस्ट 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज तक रहता है। इन्हीं तीनों में तुमसे ऑर्डर पूछेंगे, मैं क्या करता हूँ यहाँ तक ही लिखता हूँ, ठीक है। अब इधर क्या था? 22 टाइटेनियम, यहाँ होगा जिरकोनियम और यहाँ होगा आपका हाफनियम। तो यहाँ देखो 39 के बाद 40 आया और यहाँ 57 के बाद अचानक से 72 आया, ठीक है। यानी डी ब्लॉक में 57 के बाद क्या आना चाहिए? 58, क्या आ गया? 72। यानी 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट जिनको आज सुबह बोला था लैंथेनाइड्स, वो 3rd ग्रुप और 6th पीरियड में रखे हैं, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट, बराबर। अच्छा एक बात बताओ, एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट क्या है? 58 और आखिरी क्या है? 70। और एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट होते हैं 14, बराबर ना। इसका मतलब अगर 58 सीरियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन F1 होगा क्या? सीरियम के बाद जो भी आएगा प्रिसोडाइनियम, ये सब ऐसे चलते 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 जब 71 पे पहुंचेंगे तो इसका F14 होगा क्या? भाई अगर समझो बेटा कि 14 F एलिमेंट है तो 58 वाला जो F ब्लॉक होगा उसका होगा F1। भाई F में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 14। तो 58 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन F1, 59 वाले का F2, 60 वाले का F3, 61, 62, 63, 64, 66, 60 आपका 7, 8, 9, 10 और 11। तो 14 इलेक्ट्रॉन भरोगे। इसका मतलब एक बात दिमाग में पहले फिक्स करो कि हाफनियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के पहले क्या 14 F इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्या? भाई समझो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D1 4s2। अब जरा समझना, इसका 3D2 4s2। तो अगर ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, जैसे इसका वैसे इसका, ये होगा 4D1
5s2, ये होगा 4d2 5s2 बराबर। अब अगर ये 4d है तो 5d, तो लैंथनम का इलेक्ट्रॉनिक कंजन 5d1 6s2 हाफ नियम 5d2 6s2, यही होगा। अरे बाबा अगर 3d2 4s2 4d है 5d, ठीक है। मुझे पता है अगर तक दिक्कत आ रही है क्योंकि डी ब्लॉक आपने पढ़ा ही नहीं, बट नहीं पढ़ा होगा तो इसके क्वेश्चन फिर निकलेंगे नहीं। तो नॉर्मल देखो क्या होता है, और यहाँ पे बात करें, यहाँ 23 वैनेडियम और यहाँ नियोबियम और यहाँ टेंटलम, ठीक है। 23 यहाँ 41 और 72 के बाद 73, यहाँ पे क्या है क्रोमियम मॉलिबेडनम टंगस्टन, ये 24 ये 42 ये 74, यहाँ तक बताता हूँ आपको। ठीक है, अब एक बात समझो, क्या ये नॉर्मल टॉप टू बॉटम के एलिमेंट हैं? क्या टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है? तो अगर मैं थर्ड ग्रुप के डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज लिखूं तो स्कैंडियम से बड़ा साइज होता है एट्रियम का, और एट्रियम से बड़ा होता है लैंथनम का, विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक, थर्ड ग्रुप में तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फोर्थ ग्रुप के ऑनवर्ड सब गड़बड़ होने वाला है। इसमें क्या होगा, होना क्या चाहिए था, इससे बड़ा साइज इसका, इससे बड़ा, क्योंकि टॉप टू बड़ा चलने पर साइज बढ़ता है। तो होता क्या है बेटा, टाइटेनियम से तो बड़ा साइज होता है जिरकोनियम का, लेकिन जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। यहाँ भी वही कहानी होगी, वैनेडियम से बड़ा साइज होगा नियोबियम का, बट नियोबियम और टेंटलम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। यहाँ भी सेम चलेगा, क्रोमियम से बड़ा साइज होगा मॉलिबेडनम का, और मॉलिबेडनम और टंगस्टन का साइज ऑलमोस्ट इक्वल। आगे भी यही कहानी चलती रहेगी। बात समझा क्या? क्योंकि यहीं तक पूछते हैं, यहीं तक बताया। तो नॉर्मल क्या है बताओ, एक्सेप्शन क्या चल रहा है? नॉर्मल टॉप टू बड़ा चलने पर साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो थर्ड ग्रुप के डी ब्लॉक के एलिमेंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, बिल्कुल सेट है मामला। ठीक है, लेकिन फोर्थ ग्रुप के बाद क्या लगा आपको, झटका लग गया। कैसे? इससे बड़ा साइज ये, सर कोई दिक्कत नहीं, यही तो पढ़ाया गया है, बट इसके इसका साइज बराबर कैसे हो गया? टेंशन आ गई ना। ठीक है भाई, हाफनियम का साइज जिरकोनियम से क्या होना चाहिए, बड़ा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका 6, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा, तो साइज बढ़ना चाहिए ना। तो साइज दोनों की बराबर कैसे हो गई? बात समझ में आ रहा है? तो अब इसी को तो बताने के लिए आया हूं, बोला क्या पता। बात समझा? अब यहाँ पे क्या होता है, मेरी बात समझो। हाँ, हाफनियम के पहले देखो सारा गड़बड़ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक साइज बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है। इसके बाद हाफनियम के बाद ही टेंशन, इसमें टेंशन आई, इसमें आई और इसमें आई। अब ऐसा क्यों हुआ, जरा सुनो। तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से बता दूं, जब एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, एक ऑप्शन बन के आएगा ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो ये ऑप्शन बन के आएगा भाई ऐसा क्यों हुआ, तो एक आंसर बन के आएगा ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, या तो बन के आएगा ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये इसका बेस्ट आंसर होगा। अब ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है जरा समझो, मेरी बात समझना आराम से। हाँ, अच्छा बताओ, हाफनियम का इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 सेल में है क्या? मेरी बात समझो, ये रहा न्यूक्लियस, बहुत आराम से समझिएगा। हाफनियम के लिए बात डील कर रहा हूं, क्योंकि यहां तक तो टेंशन ही नहीं थी, टेंशन यहां से स्टार्ट हुई ना। इसका साइज इससे बढ़ना चाहिए था, बट हो गया कांस्टेंट। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल। सर 6 क्यों बनाया? क्योंकि देखो लास्ट 6s2 है, यानी ये पहली सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। छठे में क्या है, 6s2 इलेक्ट्रॉन, यही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है हाफनियम का। उसके पहले 5d2। अच्छा एक बात बताओ, 72 के पहले कौन सा एलिमेंट खत्म हुआ होगा? 71। 71 में f में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14। भाई 58 में f1 था, 71 में क्या होगा? 4f14। इसका मतलब हाफनियम में क्या होगा, हाफनियम के जस्ट पहले 4f14 फुल हुआ होगा भाई। 4f14 के बाद फिर 5d1 6s2। तो नहीं, चाहे चाहे हाफनियम लू, चाहे टेंटलम लू, चाहे टंगस्टन लू, इन सब एलिमेंट के जो डी इलेक्ट्रॉन के भरने से पहले 71 भर चुका होगा, यानी f14 सब में होगा। पहले बताओ, ये बात समझ में आएगी? ठीक है, f14 होगा। अच्छा नॉर्मल, नो डाउट, जब आप जिरकोनियम से हाफनियम चले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा, क्योंकि ये पीरियड नंबर 4, ये पीरियड नंबर 5, ये पीरियड नंबर 6। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने साइज को बढ़ाया, बराबर। बट आप समझो, क्योंकि हाफनियम के पहले 14f इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। बट स्क्रीनिंग कर कौन रहा है? F। और F के इलेक्ट्रॉन, F की स्क्रीन कैसे होती है? सबसे पुअर स्क्रीनिंग होगी। तो यहाँ पे हम स्क्रीनिंग को बिल्कुल भी महत्व नहीं देंगे, मेरी बात समझिएगा।
दो बातें समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। नो डाउट जिरकोनियम से हाफनियम गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा, साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हाफनियम के पहले 14f इलेक्ट्रॉनों की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग पावर क्या है, पुअर। अगर पुअर स्क्रीनिंग करेगा यानी यहाँ जो पर्दा बनाएगा वो घना पर्दा नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसको देख लेगा, और न्यूक्लियस को देखेगा तो अट्रैक्ट करेगा, तो साइज कम हो जाएगी। इसका मतलब जब जिरकोनियम से हाफनियम गए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने साइज को बढ़ाया, बट ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ने साइज को क्या कर दिया, कम कर दिया। एक फैक्टर ने साइज को बढ़ाया, दूसरे ने कम कर दिया, साइज कांस्टेंट हो गया। समझा क्या? इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वजह क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। हाफनियम के पहले, क्योंकि देखो इसके पहले एफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एफ इलेक्ट्रॉन 71 पे खत्म हुए हैं, 14, उसके बाद 72 भरोगे, 72 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले F14 तो रहेगा 4f में, और ये 14 इलेक्ट्रॉन मिलके इस इलेक्ट्रॉनों को स्क्रीन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पुअर स्क्रीनिंग। तुम दोनों को क्या सीन है, क्यों हंस रहे हो? उठो दोनों, तुम दोनों बीच में जो बैठे हो, हाँ उठो, बाहर जाओ, उठो उठो, सॉरी नहीं मिलता, चलो उठो बाहर जाओ, यहाँ मुजरा नहीं चल रहा है, ठीक है, चलो उठो, उठिए बाहर जाइए तुरंत, उठो, सॉरी मैं नहीं सुनता, चलो उठो, जल्दी उठो, बकवास करो आगे थप्पड़ मार दूंगा, चलो जाओ बाहर जाओ, बाहर खूब आराम से हंसो, हाँ तुम्हारे लिए क्लास नहीं है, जाओ। इनको हंसी आ रही है बेवकूफ। समझ बेटा, इतना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट चल रहा है, इतना कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो चीज तुम 12th में सीखो उसको 11th में सिखाने का प्रेशर मुझसे पूछो क्या है, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से भी पढ़ा देता पीरियोडिक टेबल, तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा, फिर जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर लगेगा पढ़ाया क्या गया है। और तुम अगर बोलो कि तुमको सिर्फ अगर सुपरफिशियल नॉलेज चाहिए, मैं ऊपर ऊपर से कवर करके चैप्टर को ऐसा खत्म करूंगा, तुमको हवा भी नहीं लगेगी, समझ में सब आएगा, तुमको मजा भी आएगा कि केमिस्ट्री इतनी आसान कैसे हो गई। बात समझा कि नहीं? क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ा दूंगा, अंदर घुसूंगा ही नहीं, तो अंदर नहीं घुसूंगा तो क्वेश्चन तुमसे निकलेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं निकले बेटा ऐसा पढ़ने और पढ़ाने का। उनको हंसी आ रही थी कंसेप्ट में, पागल, कॉमर्स वाले सब साइंस ले लेते हैं, समझा क्या? इधर देखो, शकल लग रहा है कॉमर्स लेना चाहिए उसको। चलो, मैंने क्या बोला बेटा, जिरकोनियम से हाफनियम में जब जाना है तो नो डाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, यानी जिरकोनियम की लास्ट सेल कौन सी है बेटे, पांचवी, और हाफनियम की लास्ट सेल कौन सी बनेगी, छठी, और न्यूक्लियस से लास्ट सेल की डिस्टेंस तो साइज है। इसका मतलब नो डाउट जब जिरकोनियम से तुम हाफनियम गए, एक एक्स्ट्रा सेल ऐड हुई, साइज बढ़ी। तो अगर ये स्क्रीनिंग ना हुई होती तो साइज बढ़ती नजर आती, जैसे यहाँ हुआ, क्योंकि देखो यहाँ लैंथेनम के पहले कोई एफ ब्लॉक का एलिमेंट है क्या, इसलिए एट्रियम से लैंथेनम तक चलने पर साइज बढ़ी। लेकिन हाफनियम के पहले 14f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और जिनकी स्क्रीनिंग पावर क्या होती है, पुअर, ठीक है। अगर साथ यहीं पे s या p इलेक्ट्रॉन्स होता तो बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग करता, क्योंकि हाफनियम के पहले 14f इलेक्ट्रॉनों के आने की वजह से ये f इलेक्ट्रॉनों की स्क्रीनिंग पावर पुअर है, इसको हम उतनी तवज्जो नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, तुम इतनी स्क्रीनिंग अच्छी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारी स्क्रीनिंग बेकार है, यानी इसका मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, और न्यूक्लियस इसको 6s इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझा क्या? तो इसका मतलब जब आप 3D सीरीज से 4D सीरीज में चलते हो, आफ्टर ग्रुप 3, ध्यान रखना, आफ्टर ग्रुप 3 में मत एक कंडीशन लगा देना, ठीक है, आफ्टर ग्रुप 3 4 5 6 ऑनवर्ड्स, तो जब आप चलते हो तो 3D से जब 4D चलते हो साइज बढ़ता है, बट 4D और 5D एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। इसका रीजन पूछेंगे, द रीजन इज ड्यू टू दो ऑप्शन, या तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक ऑप्शन बनेगा, या तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन, बेटर आंसर बनेगा। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो यही आंसर बन के आएगा, या तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लिखा रहेगा, या तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, वही आंसर मारिएगा, ठीक है। तो समझ में आया क्या? अच्छा, इसका यहाँ भी वही काम होगा, टैंटलम के पहले भी 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे ना, टंगस्टन के पहले भी तो 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो क्या होगा, स्क्रीनिंग तो लगातार रहेगी, पुअर स्क्रीनिंग, जिससे 6s इलेक्ट्रॉन जो होंगे इन सब के क्या होंगे, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे और साइज कम हो जाएगा। तो दो बातें थी, मतलब समझो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोला क्यों गया, व्हाई दिस इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड के आने की वजह से साइज का कम हो जाना, लैंथेनाइड के आने की वजह से क्या है, साइज का कम हो जाना, इसको इसलिए बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या इन दोनों का साइज बराबर, इन दोनों का साइज बराबर, इनका साइज बराबर, और दो एलिमेंट के बेटा अगर साइज सेम होते हैं ना तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम। ये केमिस्ट्री में बहुत चलता है,
कि अगर सेम साइज है दो एलिमेंट का, उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या होती है सेम, तो क्या दोनों का साइज सेम हुआ? क्या ये दोनों की सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, सेम तरह बिहेव करेंगे? और जो दो एलिमेंट अगर सेम तरह बिहेव करें उनको क्या ट्विंस बोलते हैं, क्या जुड़वा? इसीलिए जिरकोनियम, हाफनियम, नियोबियम, टैंटलम या मोलिब्डेनम टंगस्टन को केमिकल ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल ट्विंस। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है सेम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल ट्विंस। इन तीनों में कोई एक ऑप्शन बन के आएगा आपके सामने, पहचानना होगा कौन केमिकल ट्विंस है। बात समझा क्या? तो जिरकोनियम, हाफनियम, नियोबियम, टैंटलम, मोलिब्डेनम टंगस्टन, क्योंकि साइज सेम हुआ तो प्रॉपर्टी सेम हुई, अगर प्रॉपर्टी सेम हुई तो जुड़वा हुए, बराबर ना? इसको बोलते हैं केमिकल ट्विंस। बताओ बातें समझ में आई कि नहीं पूरा, कि कैसे कैसे साइज का वेरिएशन होता है डी ब्लॉक में। और जो नहीं समझा होगा वो नेक्स्ट ईयर जब डी ब्लॉक सर आपको पढ़ाएंगे वो समझा देंगे, अगर हमसे समझ नहीं आया तो। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग क्या, आयनिक रेडियस। ठीक है, आयोनिक रेडियस सारे एक्सेप्शन हमने कवर कर दिए। अब आयनिक, याद आता है तो चार तरह की रेडियस थी, वंडरवॉल, कोवैलेंट, मेटालिक, यही लास्ट छूटा था आपने को। तो एक बात बताओ, मान लो मेरे पास कोई बेटा एटम M है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या ये कैटायंस बनाएगा? मान लो कोई एटम बेटा M है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा? कैटायंस। और मान लो यही मेटल तो मतलब एलिमेंट कोई एटम M है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या एनायन बनाएगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं, सुबह मैंने एक बात बताया था कि किसी भी कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। सुबह मैंने डिस्कस किया था ये बात कि कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है और एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। तो ओवरऑल अगर मैं साइज का ऑर्डर बोलूं भाई M, M प्लस और M माइनस में आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताइए, तो सबसे बड़ी रेडियस M माइनस की होगी, यानी एनायन का साइज सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल एटम आएगा, फिर क्या आएगा? न्यूट्रल एटम आएगा, फिर आपका आएगा कैटायन। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, बट एटम सेम होनी चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा। ठीक है, तो अगर ये सोडियम है तो ये Na+ होना चाहिए। बात समझा ना? तो कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से क्या होता है? बड़ा, छोटा होता है, और एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा। सुबह बताया था ये बात आपको कि ऐसा क्यों होता है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये सोडियम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na+ बनाएगा, क्या यही होगा? तो अब देखो, जब तक ये न्यूट्रल था इसके न्यूक्लियस में क्या 11 प्रोटॉन, और इस ये 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे होंगे। और जब तक एटम न्यूट्रल होता है जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो न्यूक्लियस में तो अभी भी सोडियम प्लस के भी 11 प्रोटॉन ही होंगे, बट इलेक्ट्रॉन अब 10 हो गए। खुद दिमाग लगाओ, यहाँ 11 मिलके 11 को खींच रहा था, जैसे कैटायन में 11 मिलके 10 को खींचा तो खिंचाई यहाँ ज्यादा हो जाएगी ना, साइज हो जाएगा छोटा। इसलिए कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से हो जाता है छोटा। बात समझा क्या? और एनायन की बात करूं, जैसे मान लीजिए Cl और Cl- की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 17, यानी नॉर्मल क्लोरीन में के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? 17 प्रोटॉन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्ट कर रहे होंगे? 17। जैसे एनायन बना तो प्रोटॉन तो अभी भी न्यूक्लियस में कितने रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। तो अब पहले 17 प्रोटॉन के मिलकर 17 को अट्रैक्ट करना पड़ रहा था, अब 17 को मिलके 18 को, तो क्या उतना अट्रैक्ट कर पाएगा? क्या नहीं, इसलिए साइज बड़ा हो जाएगा इसका। समझ में आ गया क्या? तो इसका मतलब बेटा जो एनायन का साइज होता है ना, वो क्या सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल एटम, फिर कैटायन। अब इसी में बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? आपसे बोलेगा पहला क्वेश्चन, H+ और H- में आयनिक रेडियस का ऑर्डर। बस अगर ये चीज समझ में आ गई फटाक से लिख दो, सबसे बड़ा H-, फिर H+, मिल गया आपका 4 नंबर। बात समझा क्या कि सबसे बड़ा साइज किसका? एनायन का, फिर न्यूट्रल एटम का, फिर कैटायन का। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे बोला N- N-2 N-3, अब सारे एनायन ही दे दिया। तो आप बताओ जितना ज्यादा निगेटिव बढ़ता जाएगा साइज उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। भाई निगेटिव बढ़ने का मतलब नए नए इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं तो स्क्रीनिंग बढ़ रही होगी ना। भाई नाइट्रोजन जब तक न्यूट्रल था इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, यानी 6 मिलके एक को रिपल्शन दे रहे थे। जब ये N- बना इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब एक को रिपल्शन कितने दे रहे होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो और रिपल्शन बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो और रिपल्शन बढ़ गया। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज क्या N-3 का होगा, उससे छोटा साइज N-2, उससे छोटा साइज होगा N-। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे पूछूं O2 2- बड़ा आयन है या O-1?
O माइनस, क्योंकि एनायन जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा O-2 का साइज O-1, यही है आयनिक रेडियस जो पढ़ा रहा हूं आपको, बात समझा ना। अगला देखो, आपसे पूछूं F प्लस, F माइनस और F में आयनिक रेडियस का ऑर्डर, तो सबसे बड़ा F माइनस, फिर बताओ समझ में आ रही बात। यानी एनायन पे चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ले लूं, बताइए Fe+2 का आयनिक रेडियस ज्यादा है या Fe+3 का? तो यहाँ बोलोगे +2 का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना आपका, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब और इलेक्ट्रॉन बाहर हो चुके हैं, यहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो, इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होते ही है आयरन के पास, इसके न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन तो बेटा दोनों के न्यूक्लियस में 26 ही रहेंगे, बराबर 26 प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है, न्यूक्लियस थोड़ी कुछ निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो 26 प्रोटॉन Fe+2 के न्यूक्लियस में भी, इसमें भी 26 प्रोटॉन, बट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी 26 प्रोटॉन मिलकर 24 इलेक्ट्रॉन को यहाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ 26 प्रोटॉन मिलके 23 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, जिससे साइज का छोटा इसका बड़ा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं Mn+2, Mn+4 और Mn+6 बराबर, मैं बोलूं आयनिक रेडियस का ऑर्डर बता दीजिए। Mn+2 यही होगा, कैटायन का साइज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है आपका। चलिए, और अच्छा मैं आपसे पूछूं कि भैया लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम में आयनिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा, तो जैसा एटॉमिक रेडियस वैसा ही आयनिक रेडियस, यानी लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता था, डिक्रीज, तो आयनिक रेडियस भी डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम चलने पर साइज क्या होता था, तो आयनिक रेडियस भी इंक्रीज। यानी आपसे कोई पूछ ले ऐसे कि बताइए लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, इनका आयनिक रेडियस का ऑर्डर, तो क्या ये टॉप टू बॉटम के कैटायन है? टॉप टू बॉटम चलने पर नॉर्मल एटम का भी साइज क्या था, बढ़ता था, उसके आयन का भी साइज बढ़ेगा। इसका मतलब सबसे छोटा लिथियम प्लस, उससे बड़ा सोडियम प्लस, उससे बड़ा पोटेशियम प्लस, उससे बड़ा रुबिडियम प्लस। समझ में आ गया क्या? जैसा साइज वैसा ही आयनिक रेडियस का ऑर्डर बिल्कुल सेम डिक्टो आएगा, ठीक है। अब आता है बेटा इसमें लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एटॉमिक रेडियस वाले पार्ट में, वो था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज, ठीक है। आपको क्या करेगा, 2-3 दे देगा केमिकल स्पीसीज या आयन दे देगा, बोलेगा इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करो। तो आपको मैं एक हिंट दे दूं, जब भी तुम जेई या नीट में बैठे हो और कोई ऐसा 2-3 आयन दिया है और बोल रहा है इनको साइज को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो, तो एक बार जरूर पहले क्रॉस चेक कर लेना कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो नहीं है, यानी इन सब में इलेक्ट्रॉन सेम तो नहीं है, ठीक है। तब ही आगे बढ़ना, क्योंकि 90% क्वेश्चन में अगर आपको आयंस 2-3 आयंस का साइज पूछा तो उनका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को दे देना, ठीक है। तो अगला टॉपिक है अपना साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नाम से क्लियर हो रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, ठीक है। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम बात करें आपसे साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, यानी जहां पे क्या होगा बेटा, सारे जो स्पीसीज देंगे कैटायन या एनायन, उनमें इलेक्ट्रॉन सेम कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपसे बोला O-2, N-3, F-, Na+ और Mg+2, बोला इनको क्या करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करिए। क्वेश्चन क्या आया, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, बराबर। तो एक बात जरा समझो, यहां पे देखो, अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर इन सबके मैं एटॉमिक नंबर लिखूं, एटॉमिक नंबर को क्या Z से रिप्रेजेंट करता हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या 8 होता है, यानी इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होगा, 7, 9, 11, 12, ये मैंने इसका एटॉमिक नंबर की न्यूट्रल कंडीशन में इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब जरा मैं इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ, 8 तो न्यूट्रल में होते हैं, 2 गेन किया है क्या, तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 7 नॉर्मल होते हैं, 3 गेन किया है क्या, कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 9 नॉर्मल होते हैं, 1 गेन किया क्या, कितने इलेक्ट्रॉन, 10, 11 नॉर्मल होते हैं, 1 लूज किया क्या, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 नॉर्मल होते हैं, 2 लूज किया क्या, 10, क्या हुए नहीं ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, सब हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आपको क्या पता,
साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर, बराबर। तो ध्यान रखना जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाए भैया देखो, मतलब हर के न्यूक्लियस को 10-10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है। अब वो कंसेप्ट नहीं चलेगा कि पहले 11 मिलकर 11 खींच रहा था, 11 मिलकर 10 को खींच रहा है, साइज कम हो गया। अब क्या है, सब में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बराबर। इस सब सारे न्यूक्लियस का एक ही काम है, 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना। जो जितना ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा वो उतना कम साइज कर देगा। और अब सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन खींचेगा जहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। यानी यहां देखिए, यहाँ पे +8 का न्यूक्लियर चार्ज, +7, +9, +11, +12। इसका मतलब मैग्नीशियम इन इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा खींचेगा क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, हाईएस्ट है। तो इसका मतलब सबसे छोटी साइज किसकी हो जाएगी, मैग्नीशियम की। तो क्या बोला, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो सबसे छोटी किसकी हो गई, मैग्नीशियम Mg+2 की। उसके बाद कौन आएगा, उससे बड़ी साइज Na+, उससे बड़ी साइज किसकी होगी बेटा, क्लोरीन -2। उससे बड़ी साइज किसकी होगी, O-2। तो सबसे बड़ी साइज होगी N-3। ये आपका ऑर्डर हो गया साइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। तो जब भी अब हमें मैं इतना बताया, कोई 2 या 3 दे के पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए साइज का करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आपको सिंपल सा ट्रिक दे देता हूं कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, खत्म कहानी, यानी Z, ठीक है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका था, मैग्नीशियम का, तो सबसे छोटा साइज मैग्नीशियम का। बात समझ आ रहा है क्या, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम। आप तो डिपेंड करेगा ना किसका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है, बराबर है कि नहीं। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो इन 10 इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा और साइज को ज्यादा कम कर देगा। तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आए जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज कम। समझ में आ गया। देखो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, S-2, P-3 और Cl-, और देखो तुमको खुद नहीं बताएगा एटॉमिक नंबर क्या है, इसे तुमको 2 साल में याद होना चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर क्या है। S-2 यानी ये है सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, इसका होता है 15, इसका होता है 17। ये क्वेश्चन आ चुका है एंट्रेंस में कि साइज का ऑर्डर पूछा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप बताइए यहाँ पे अगर मैं बोलूं, पहले चेक कर लो, मतलब नॉर्मल ऐसे मत रैंडम आंसर कर देना, सोचने लगा लेफ्ट टू राइट है, टॉप टू बॉटम। पहले एक बार अगर एंट्रेंस में बैठे हो तो जरूर चेक करना क्या जो आयन का साइज पूछा है कहीं वो आइसो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। चलो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। 16 तो नॉर्मल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या 18 इलेक्ट्रॉन इनके पास, 15 नॉर्मल होता है, 3 गेन किया है, तो क्या 18 इलेक्ट्रॉन है, 17 नॉर्मल होता है, 1 गेन। इसका मतलब ये भी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज थी, बराबर। तो जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट उसका साइज सबसे लोवेस्ट। सबसे एटॉमिक नंबर हाईएस्ट क्या है, 17, इसका सबसे छोटा साइज होगा Cl- का। उसके बाद S-2, उसके बाद P-3, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। समझा, ऐसे क्वेश्चन से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। आ रहा समझ में, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ पहला आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी, हमने खत्म कर दिया क्या, एटॉमिक साइज, ठीक है। जितने एक्सेप्शन थे सब हमने मैक्सिमम कोशिश किया है कि हमने डील कर दिया। कुछ छूट जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, खुद से क्वेश्चन करिए। चलिए अब बात करते हैं जो सेकंड बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां भी बात समझिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। चलो समझो, देखो बेटा तुमको मैं एक सीधी सी बात बता दूं, मेरे लेक्चर बेटा उन्हीं को फायदा होगा जो सच में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जिनको मजे लेना है और आए हैं केमिस्ट्री पढ़ने, उनको मेरे लेक्चर में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम ऐसे ही बेकार हो जाओगे। अगर सच में पढ़ना है तो मेरे लेक्चर तुमको बहुत कुछ मिलने वाला है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। और नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर तुमको यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाओगे। और लेकिन गारंटी जितना पढ़ा रहा हूं उतना तुम सीख गए तो तुम्हारा हाथ केमिस्ट्री में कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, जितने चैप्टर मेरे हिस्से आएंगे। बात समझा क्या। तो इसलिए ध्यान से दिया करो बेटा, जो कुछ पढ़ा रहा हूं ना इसको हल्के में मत लिया करो। मैं कई बार बताया हूं, ठीक है। मैं कई बार बोलता हूं, तुम्हें नहीं भरोसा है ना तो कोई तुम्हारे दोस्त अच्छी कोचिंग में पढ़ते होंगे, सब ऐसे तो नहीं पढ़ते होंगे, नॉर्मल फ्यूजन में ही आके कुछ बड़े बड़े लोग भी होंगे, बड़ी बड़ी क्लास में भी जाते होंगे, पेस में, विद्यालंकार में, एलएन में सब गए होंगे। उनके भी जरा नोट्स लाया करो ना, उनके भी नोट्स मंगाओ कि तुमको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाया गया है। और मेरे भी नोट्स तुम्हारे पास हैं, बैठ के कंपैरिजन कर लिया करो,
ठीक है, कि क्या नहीं पढ़ाया गया है तुमको। वो बस क्या होता है बेटा कि वो 3 लाख 3.5 लाख भर के वो काम करते हैं, तुम अंडर 1 भर के वो काम कर ले रहे हो, बस इतना ही अंतर है। और उसको अगर तुम ध्यान नहीं दोगे बेटा तो पूरा बर्बाद हो जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं ना, जो कुछ भी पढ़ाओ भरोसा रखो, जो पढ़ा रहा हूं वो बेस्ट पढ़ा रहा हूं आपको, उतना आप पढ़िए। इसके देखो उसके बाद क्या है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, तुम जाके क्वेश्चन लगाओ, कुछ नया मिलेगा तुम खुद ही मेरे पास आओगे, फिर हम तुम मिलकर उसको समझेंगे कि ये नया क्या है। क्योंकि तुम जब पढ़ोगे ना, मेरे लेक्चर का फायदा किसको होगा, जिसने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा, घर जाके क्वेश्चन लगाया, नेक्स्ट लेक्चर में आया क्वेश्चन लेके आया, तो हम भी सीखते हैं, तुम भी सीखते हो, तुम परफेक्ट हो जाओगे। बाकी जो सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं, सोच रहे बस इसी से हो जाएगा काम, उनका कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आप बोर्ड पढ़ने आए हो तो फिर बोर्ड तो यार आराम से, उसमें तो कभी कोई फेल होगा ही नहीं। आपको प्रैक्टिकल में ही 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिल जाता है, ठीक है, तो 70 में आपको कितना पाना है, 15 नंबर 13 नंबर, उतना तो पा ही जाओगे, बोर्ड तो तुम पास हो जाओगे। बट देखो बोर्ड का अप्रोच अलग होता है, एंट्रेंस का अप्रोच अलग होता है। तुम लाख अच्छे पा जाओ, तुम 90% पा जाओ, 95 बोर्ड में पा जाओ, बट तुमसे जेई और मेडिकल का एंट्रेंस नहीं निकलता, क्योंकि वो अलग ही तरीका है बेटा। एंट्रेंस का मतलब एकदम अलग एप्टीट्यूड होता है, उस एप्टीट्यूड पे नहीं हो तो एंट्रेंस तुम्हारा नहीं निकलेगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं उसी फील्ड से आया हूँ, नहीं तो मैं इतना लेक्चर आपको ना देता। मैंने बहुत करीब से एंट्रेंस को देखा है, मुझे पता है कि यार कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ बच्चे फंसते हैं, क्या कंसेप्ट बच्चों को गड़बड़ कर देता है, क्योंकि मैं उस फील्ड में रहा हूँ 3 साल, मुझे पता है कि यार कहाँ पे गड़बड़ होने वाला है। इसलिए मैं तुमको उसी लेवल पे पढ़ाता हूँ कि भाई देख यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी दुनिया भर की बुक सॉल्व की है ना अपने समय में, तो मैंने मेरे सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तुम क्वेश्चन बोलते हो तो मैं मैक्सिमम चांस बता दो तुम किस बुक से लाए हो, ठीक है, कहां से क्वेश्चन लेके आए हो, क्योंकि अपने समय मैंने, ये तो टारगेट तो हमारे समय में होता रहता है, कोटा में टारगेट कौन सॉल्व करता है, ठीक है। हम लोग MS चौहान की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करते थे, जिसके हवाइयां उड़ जाए, तुम लाख हाइड्रोकार्बन पढ़े हो, एक क्वेश्चन पूछूंगा घूम जाओगे अभी, क्योंकि वो चीज नहीं आ पाती बेटा। जब MS चौहान सॉल्व करते तब समझ में आता है यार ये सिन अटैक एंटी अटैक होता क्या है। आप पढ़ के जा रहे हो कि एल्कीन पे हाइड्रोजन जोड़ दो तो एल्केन बन जाता है, यही पढ़े हो ना, एल्कीन पे हाइड्रोजन। मैं बोलूंगा बताओ सिस एल्कीन पे हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो मीजो कंपाउंड बनेगा कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा, धराशायी हो जाओगे। समझा क्या। तो वहां पे सिलेक्शंस होते हैं, सिन अटैक एंटी अटैक पता होना चाहिए तुम्हें क्या होता है, बात समझ रहे हो ना। तो बहुत कुछ अंदर तक डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, तब जाके क्या होता है बेटा, अपना सिलेक्शन होता है। मेहनत 2 साल बहुत दबा के करनी पड़ती है, सब कुछ भूलना पड़ेगा। अगर मस्ती मजाक करना है तो ठीक है, पैसा दिए हो भाई, तुम्हारा हक बनता है, आके बैठो, ठीक है, आराम से एंजॉय करो, हंसोगे जैसे उसको बाहर किया तुमको भी कर दूंगा, फिर अगले चला के फिर बैठो, नहीं हंसोगे तो बैठे रहो, फिर हंसोगे फिर बाहर जाओ। मेरा काम है मारू उन्होंने तुमको, सीधे बाहर जाओ। हमको डिस्टर्बिंग एलिमेंट अपने क्लास में नहीं चाहिए। तुमको मजा लेना है, जिसके साथ मजा लेना है उसको लेके चले जाओ, ठीक है। और अभी किसको लेके जाओगे, यहाँ तो क्या सब आपस में ही होगे, ठीक है। इधर देखो अब जरा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मेरी बात समझो बेटा। अगर कोई एटम आइसोलेटेड है, कैसा है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला तन्हा, ठीक है, मतलब किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किया है, आइसोलेटेड है, जैसे तुम लोग हो, ठीक है। न्यूट्रल, कुछ लोगों ने हमारी बॉन्डिंग हुई, ठीक है, न्यूट्रल। और तीसरा गैसियस स्टेट में हो। मेरी बात समझो बेटा, मजा आएगा इस टॉपिक में, कि अगर कोई एटम है जो कैसा है, आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है और गैसियस स्टेट है, ऐसे किसी भी एटम से, एटम के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी तुम इस एटम को सप्लाई करोगे, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो भी तुमने एनर्जी सप्लाई किया है उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी डिफाइन कैसे करूं बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि लगेगी ना एनर्जी यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचा देना है, इन्फिनिटी, कितना दूर कर दो फिर से लौट के ना आ जाए, ठीक है। और ऐसा मत समझना सर इन्फिनिटी आप तो यहीं रख लिखे हो, ठीक है, एटम के लिए इन्फिनिटी 2 सेंटीमीटर होता है, बात समझे ना, क्योंकि एटम आंखों से दिखाई नहीं देता, तो एटम बहुत छोटा है ना, तो उसके लिए इन्फिनिटी क्या होता है, 2 सेंटीमीटर। ये मत समझो सर यहाँ नहीं वहां लिखना चाहिए था, समझ में आ रहा है क्या, एटम के लिए इन्फिनिटी क्या है, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि एटम इतना छोटा है तुम्हारी आंखों से दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 सेंटीमीटर को भी इन्फिनिटी बोलेंगे। मेरी बात समझो, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी,
amount of energy required to remove an electron from valence cell. ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा वहां पढ़ाऊंगा बाइंडिंग एनर्जी। वहां पे क्या किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए इन्फिनिटी तक जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर करने जो एनर्जी देते हो दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर कोई एटम आइसोलेटेड है बेटा, न्यूट्रल है, गैसियस है, ऐसे किसी भी एटम के वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो भी एनर्जी आप एटम को देते हो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझा? अच्छा, बात आती है सर गैसियस क्यों ले रहे हो? तो अच्छा एक बात बताओ, एटम आइसोलेटेड फॉर्म में कब होगा? जब वो गैसियस स्टेट में होगा ना, तभी तो आइसोलेटेड फॉर्म में होगा। आइसोलेटेड क्यों ले रहे हो सर, अकेला क्यों ले रहे हो? ठीक है, उसका रीजन बता दूं। अगर बेटा मुझे तुम्हारे बारे में कोई चीज जाननी है एग्जैक्ट, तो तुमको अकेले ही बैठा के देख पाऊंगा तुम क्या करते हो। मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे मान तुम इतने मतलब कुछ 4 5 10 बच्चे हो मेरी क्लास में, मैं क्या कर दूं, एक बिस्किट का पैकेट खोलूं और तुम खाओ, तो सब मिलकर खा जाओगे, खत्म कर दोगे। क्या मुझे पता चलेगा क्या कि ये कितना खाया है, तुम कितना खाया? बराबर, मुझे पता करना तुम कितना खाए, वही बिस्किट का पैकेट तुमको अलग बैठा दूंगा, अब खाओ, तो समझ में आएगा तुम कितना खा सकते हो। इसीलिए एटम को कितनी एनर्जी देनी है कब पता चलेगा, जब इसको आइसोलेटेड रखूंगा। तो बता ना, तुमको कम देना पड़ रहा है भैया निकालने के लिए, तुमको ज्यादा देना पड़ रहा है। बात समझा? इसलिए हम आइसोलेटेड टर्म यूज करते हैं। अगर करेक्ट प्रॉपर्टी जानना है तो आइसोलेटेड एटम लेना पड़ेगा। चलिए, इसका मतलब डेफिनेशन क्या हो गया बेटा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ energy required to remove the valence electron, electron of an isolated neutral gaseous atom। ठीक है, इसका मतलब किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी तुम एटम को देते हो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात है सर दे क्यों रहे हो, एनर्जी निकल क्यों नहीं रही है? तो समझो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस बहुत ज्यादा प्यार होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। तो अगर तुमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, पहले इतनी एनर्जी सप्लाई करो कि इन दोनों का प्यार ही खत्म हो जाए, तब वो आप इनको छोड़ के जाएंगे। तो आप एनर्जी देके इन दोनों की मोहब्बत को क्या करते हो, कम करते हो, तब वो निकल जाते हैं वहां से। बात समझता है? आपकी लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो एक बात समझो, क्या है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। अच्छा, क्या तुमने एनर्जी दिया तो बेटा क्या होता है, अगर किसी भी प्रोसेस में आप एनर्जी देते हो तो उस प्रोसेस का जो एंथैल्पी आता है वो पॉजिटिव आता है। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी जब किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए आप एनर्जी दो, उसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। अगर किसी भी प्रोसेस के होने के दौरान एनर्जी खुद बाहर निकले तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो एंडोथर्मिक का डेल्टा एच पॉजिटिव, और अगर हीट रिलीज होगा तो डेल्टा एच क्या आएगा? नेगेटिव। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बताइए, यहाँ पे आपने एनर्जी दिया या रिलीज दिया? इसका मतलब एनर्जी क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, अगली बात भाई, इसकी यूनिट क्या होगी? क्योंकि ये एक तरह की एनर्जी है, ठीक है, तो एनर्जी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सबसे फेवरेट यूनिट इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बेटा इस एनर्जी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट एनर्जी क्या होती है? किलोवाट आवर। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। तो अगर मान लो आपने आइस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला और 4 ऑप्शन में चारों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिया है, जूल में दिया, क्या चेंज नहीं कर पाओगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल, जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारा आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, देखो या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ऑप्शन आता है या किलो जूल पर मोल में आता है। किलो जूल पर मोल बेटा, किलो जूल पर एटम नहीं आएगा, क्योंकि किलो जूल आ गया तो पूरा 1 मोल की बात करेगा। तो या तो आपको आइस एनर्जी का ऑप्शन किसमें दिखेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल। तो अगर देखो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहां से किलो जूल तक भी पहुंच सकते हो। यहां से पहले जूल पहुंचे, जूल से तुम किलो जूल पहुंच जाओगे, और एटम को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मोल के लिए आ जाएगा। बराबर, देखिए सारी टेंशन खत्म कर देता हूं डायरेक्ट तुम्हारा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। अब इससे साधारण क्या बताऊं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है 96 किलो जूल पर मोल। अब जो भी ऑप्शन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आया है उसको अगर तुम किलो जूल में कन्वर्ट करना है बस 96 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है क्या? तो या तो आंसर एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मिलेगी या किलो जूल पर मोल में मिलेगी। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से किलो जूल में जाना है 96 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इतनी कहानी आपको समझ में आई क्या कि आंसर एनर्जी होती क्या है। अब अगला आता है बेटा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तुम भी बेटा मेरे राडार पे हो, ठीक है, ध्यान रखना। सारी स्मार्टनेस ना बहुत गलत जगह घुसड़ दूंगा मैं, ठीक है, इस बात ध्यान रखना। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या है बेटा? सपोज करो मेरे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम मान लो है M, ठीक है, इसमें हमने पहला इलेक्ट्रॉन डाला तो क्या ये पहले सॉरी यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, निकालेंगे ना पहले इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे M प्लस गैसियस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पे जो तुमने एनर्जी दिया होगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी 1। इसको क्या बोलेंगे? IE1, क्योंकि तुमने वैलेंस शेल से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला। अब हो सकता है बेटा वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जो निकालने में एनर्जी दोगे उसको क्या बोलोगे? आंसर एनर्जी बोलोगे। भाई सोडियम है तो उसमें केवल IE1 होगा, क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। बट मैग्नीशियम के वैलेंस शेल कितने होते हैं? 2, तो तुम दोनों भी निकाल सकते हो ना, पहला निकालो फिर दूसरा निकालो। तो अब समझो, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, तो मैंने पहला निकाला, तो यहाँ जो एनर्जी दिया होगा दैट इज कॉल्ड आंसर एनर्जी फर्स्ट। अब इस M प्लस से मैं फिर से अगला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या M+2 बनेगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी होगा दैट इज कॉल्ड IE2, आंसर एनर्जी 2। अब अगर मान लो वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 थे, यहीं तक खत्म हो जाएगी बात। तीसरा निकालना चाह रहा हूं तो M+2 गैसियस से जब अगला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो M+3 गैसियस बनेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन ये IE3। बट एटम सेम होने चाहिए, कि अगर एल्यूमिनियम है तो Al+2, ठीक है। तो एक ऑर्डर देखा जाता है कि जो IE3 सबसे ज्यादा होगा, फिर IE2 की वैल्यू होगी, फिर IE1, यानी सक्सेसिव आंसर एनर्जी लगातार बढ़ती जाएंगी। यानी IE1 की वैल्यू सबसे कम, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए बेहद आसान होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ होगा, तभी तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए और भी टफ होगा। रीजन बिल्कुल सिंपल, तुमको समझ में आ रहा होगा कि बेटा अगर जब एटम न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल से तुमने क्या निकाला? एक नेगेटिव चार्ज। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना न्यूट्रल से आसान, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला अब एटम पे कौन सा चार्ज आ गया? उससे बाहर क्या निकालना चाह रहे हो? नेगेटिव। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होगा, तो अब आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब क्या हुआ? मान लो निकाल दिया ज्यादा खर्च करके, अब M+2 और पॉजिटिव आ गया एटम पे, उससे क्या निकालना है? नेगेटिव, तो और ज्यादा एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन जो आंसर एनर्जी है ना बेटा, उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आता है किन किन फैक्टर्स पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। फैक्टर्स एट विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड। अब आप खुद सोच के बताइएगा कि अगर मैं बोलूं साइज, देखो मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, आप अपने आप आंसर दोगे कि पहला है साइज। तो अगर सोचो बेटा एक एटम बिल्कुल छोटू सा है और ये उसका वैलेंस है, एक एटम बड़ा है, इसका न्यूक्लियस, ये उसका वैलेंस है, बताइए कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? बड़े वाले से। छोटे वाले में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या है? कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा, तो निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एटम बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, थोड़ी सी एनर्जी देने पे निकल लेगा। बात समझा? इसका मतलब एक बात समझ में आ गई होगी कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब इतना सीख लिया तो आप लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम का ट्रेंड भी याद कर लो, यहाँ सीख में आ जाएगा। अच्छा बताओ, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज। साइज डिक्रीज तो आंसर एनर्जी इंक्रीज, खत्म कहानी। टॉप टू बॉटम चलने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो ये घटेगा। समझा? ट्रेंड भी समझ में आ गया आपको। अच्छा, दूसरा फैक्टर है आपका न्यूक्लियर चार्ज। क्या है? न्यूक्लियर चार्ज।
न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं आपको डायग्राम बना के समझा दूंगी चीज को। मान लो एक न्यूक्लियस में +4 का पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे न्यूक्लियस में मान लीजिए +6 का पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए कहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? +4 वाले से, क्योंकि अगर न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टाइटली बांध के रखेगा, तो निकालना अपने लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तीसरा फैक्टर जो है बेटा वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ एक नई बात आपको सीखने का मौका मिलेगा कि अगर किसी एटम का या आयन का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फिल्ड है या तो फुल फिल्ड है। मैंने कई बार बताया ये कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे मैं S की बात करूं, P की बात करूं, D की बात करूं, F की बात करूं, यहाँ पे मैं S P D F, आपने को पता है S, अगर मैं यहाँ पे हाफ फील्ड लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं? हाफ फील्ड, और यहाँ पे मैं लिखूं फुल फील्ड, तो आप देखो S का हाफ फील्ड क्या S1 होगा, P का हाफ फील्ड क्या P3 होगा, क्योंकि P में भर सकते हैं 6, आधा तो हुआ 3 ना, ठीक है। D का हाफ फील्ड 5 होगा क्या, F का हाफ फील्ड 7 होगा, S का फुल फील्ड 2, उसका डबल कर दो, C का 6, T का 10, F का 14। तो अगर किसी सेल का किसी भी एटम या आयंस के बैलेंस सेल में आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे पास एक सेल है वैलेंस सेल 2p2, एक है 2p3, एक है 2p4, बताइए किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी? 2p3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि हाफ फील्ड है। और देखो सब मैंने 2p लिया था, 2p का मतलब सेकंड सेल में ही सब थे, और यहाँ p3 था, p3 का मतलब क्या? हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और जो लास्ट फैक्टर है आपका वो है आपका पेनिट्रेशन पावर। आपको पता है बेटा, मान लो कि आपको s इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है वैलेंस सेल से p इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन और f इलेक्ट्रॉन, तो सबसे तकलीफ होगी आपको s इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बिकॉज s ऑर्बिटल इज द क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सबसे न्यूक्लियस करीब सबसे कौन सा सबसेल होता है? S। उससे दूर कौन होता है? फिर कौन होता है? फिर कौन होता है? F। यानी अगर जो सबसेल या जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होगा उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस टाइटली पकड़ के रखा होगा, तो उसको निकालने में तुम्हें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब आयंसन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? S इलेक्ट्रॉन फिर P फिर D फिर F, क्योंकि S इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। समझ में आ गया? ट्रेंड की अगर बात कर लो थोड़ा सा, बस खत्म कर रहा हूं, आपको जो एक्सेप्शन है नेक्स्ट लेक्चर में भी करूंगा इसका, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बैठने से पहले इसको पढ़ लेना एक बार, तभी आपको कंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि एक हफ्ते का ब्रेक मिल जाएगा, चीजें भूली रहेंगी आपको। तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं पीरियोडिक टेबल में, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, तो अगर बेटा मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं, नॉर्मल अगर लिखूं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है? साइज घटता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयंसन एनर्जी बढ़ेगी, बराबर। केवल साइज से समझ लो कि इसका लेफ्ट टू राइट चलने साइज क्या होता है? घट रहा था। इसका मतलब बोलूं ये लिथियम का साइज, ये बेरिलियम का साइज, ये बोरान का साइज, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ठीक है। सबके सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, बराबर। तो लेफ्ट टू राइट चलने देखो मैंने ऐसे बनाया कि आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस भी डिक्रीज होती है, अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो जाता है, इसलिए निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। देखो मैंने इतना अपने नोट्स में लिखा है क्योंकि एंट्रेंस के हिसाब से नोट्स है, बस इतना लिख के दिया होगा। वहां पे आपको जब बोर्ड में लिखना होगा जिसको एक्सप्लेन करना होगा, बोर्ड में जब आप लिख के आओगे तो इतना लिखने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, वहां इसको तुमको बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा। जैसे बोला कि लेफ्ट टू राइट चलने पर कि आपका आयंसन एनर्जी का ट्रेंड बताइए, तो आप कैसे लिखोगे? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल साइज डिक्रीजेस, ड्यू टू डिक्रीजिंग साइज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस and valence electron also decreases, hence force of attraction increases between nucleus and
valence electron when we move from left to right in periodic table. It means when we move from left to right in periodic table, electrons are tightly bound with the nucleus. Hence, larger amount of energy would be required to remove electron. बात समझा ना? इसको आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा अपने शब्दों में. ठीक है, इतना मैंने वहां पर नहीं लिखा है. अच्छा, अगर टॉप टू बॉटम की बात कर लो बेटा, टॉप टू बॉटम, जैसे मैं बोलूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, टॉप टू ऑर्डर चलने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है. और जब साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से वीकली अट्रैक्ट होगा, तो थोड़ी सी एनर्जी देने में निकल जाएगा. इसका मतलब टॉप टू ऑर्डर चलने पर ऐसा एनर्जी क्या होती है आपका? डिक्रीज. कुछ नहीं समझ में आया ना? एक बात दिमाग में सेट कर लो कि मैं 3 बातें पढ़ाऊंगा. आंसर एनर्जी आज पढ़ाया, अगले लेक्चर में 2 चीजें आएंगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ठीक है, ये तीनों की तीनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. इसका भी कुछ भूल जाओ तो साइज मत भूलना, तुमको आंसर मिल जाएगा क्या होगा लेफ्ट टू राइट चलने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर. बात समझा क्या? बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे इसका आंसर. वो जो आपने नंबर अभी पढ़ाया क्या वो एग्जाम में आएगा? वो जो आपने नंबर पढ़ाया था क्या 96 इसका नंबर पढ़ाया सर? 90 वो बुक में नहीं है, नोट्स में सब है. तो वो एग्जाम में